नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए 100 करोड़ की उगाही के आरोपों के बाद अब महाराष्ट्र में एक और चिट्ठी ने तहलका मचा दिया है। एंटीलिया कांड में फिलहाल एनआईए की कस्टडी में दिन काट रहे मुंबई क्राइम ब्रांच के निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाझे ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। वाझे ने 3 पेज की चिट्ठी लिखी है और इसमें पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और शिवसेना के मंत्री अनिल परब पर पैसों की उगाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। सचिन वाझे ने एनआईए की कस्टडी में ही 3 अप्रैल को लिखी चिट्ठी में दावा किया है कि मुंबई पुलिस में उसकी बहाली के लिए शरद पवार ने मना कर दिया था, लेकिन पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर वह 2 करोड़ रुपए का इंतजाम कर देगा तो उसको नौकरी पर रख लिया जाएगा। लेकिन सचिन वाझे ने 2 करोड़ की राशि देने में असमर्थता जताई तो देशमुख ने कहा कि बाद में वह 2 करोड़ रुपए का इंतजाम करते। सचिन वाझे ने चिट्ठी में यह भी दावा किया है कि जुलाई और अगस्त 2020 में शिवसेना के कोटे से मंत्री अनिल परब ने उन्हें अपने सरकारी बंगले पर बुलाया और कहा था कि एसबीयूटी ट्रस्ट के खिलाफ एक जांच चल रही है। इस ट्रस्ट के ट्रस्टी को मेरे साथ मीटिंग में बैठाओ और उनसे 50 करोड़ में केस खत्म करने के लिए कहो। मैंने अनिल परब से कहा कि मैं एसबीयूटी ट्रस्ट में किसी को नहीं जानता हूं और मैं इस केस का जांच अधिकारी भी नहीं हूं। ऐसे में यह संभव नहीं हो सकता है। वाझे ने चिट्ठी में आगे लिखा कि जनवरी 2021 में अनिल परब ने दोबारा मुझे अपनी सरकारी बंगले पर बुलाया और बीएमसी में ब्लैकलिस्ट रहे ऐसे 50 कॉन्ट्रैक्टर से 2 करोड़ रुपए की वसूली करने को कहा। परब ने मुझसे ये भी कहा कि इन कॉन्ट्रैक्टर से कह देना कि अगर ये सभी 2 करोड़ रुपए दे देंगे तो CIU में चल रहे इनके केस को कमजोर कर दिया जाएगा। मुकेश अंबानी एंटीलिया विस्फोटक मामले की जांच कर रही एनआईए ने बुधवार को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि परमबीर सिंह से पूछताछ एनआईए के एक आईजी लेवल के अफसर ने की है। सूत्रों से पता चला है कि 4 घंटे तक चली पूछताछ में एनआईए के अधिकारियों ने परमबीर से सचिन वाझे के साथ संबंधों के बारे में सवाल जवाब किए। इसके अलावा पूर्व एसीपी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से भी एनआईए ने पूछताछ की है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ प्राथमिक जांच का मामला दर्ज कर लिया है। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी की एक टीम मुंबई पहुंच चुकी है और सबूत इकट्ठे कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने 5 अप्रैल 2021 के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में प्राथमिक जाँच दर्ज की है। उच्च न्यायालय ने आरोपों की प्राथमिक जाँच करने के लिए सोमवार को सीबीआई को 15 दिन का समय दिया था। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के बीजेपी के एक विधायक ने यह कहकर खासा हंगामा खड़ा कर दिया कि जिले के एसपी से उनकी जान को खतरा है। बीजेपी के विधायक धीरज ओझा अपनी कमीज हवा में लहराते हुए प्रतापगढ़ के डीएम के आवास के बाहर जमीन पर लेट गए और कहने लगे कि पुलिस कप्तान ने उन्हें बहुत मारा है। विधायक ने कहा कि उनकी कोई गलती नहीं है और एसपी ने उनकी बैरक में पिटाई की है। उन्होंने कहा कि एसपी उनकी पिटाई करवा रहा है और वह उन्हें मार डालेगा। विधायक ने यह भी कहा कि एसपी बहुत खतरनाक आदमी है। ये कहते हुए विधायक ओझा अंडरशर्ट में ही जमीन पर लेट गए। बस्तर में माओवादियों से लड़ते हुए जवानों की शहादत पर सवाल उठाने की वजह से असमिया लेखिका शिखा शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर राजद्रोह का मामला लगाया गया है। गुवाहाटी पुलिस आयुक्त मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है। शिखा शर्मा ने अपने फेसबुक पेज पर कथित तौर पर लिखा है कि वेतन भोगी पेशेवर जो अपनी ड्यूटी निभाते हुए मारे जाते हैं उन्हें शहीद नहीं कहा जा सकता है। इस तर्क के आधार पर बिजली का झटका लगने से मरने वाले बिजली विभाग के कर्मचारी को भी शहीद कहा जाना चाहिए। इस पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। गुवाहाटी हाईकोर्ट की वकील उमी डेका बरुआ और कंकना गोस्वामी ने दिसपुर थाने में शिखा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बता दें कि सरकारी रिकॉर्ड में शहीद शब्द नहीं है और किसी को आधिकारिक तौर पर शहीद नहीं माना जाता है, ना ही उनके लिए कोई खास व्यवस्था होती है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकवादी हमले के बाद ये बात सामने आई थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादी हमले के दौरान एक जवान उनके कब्जे में आ गया है, जिसके बाद माओवादियों ने सरकार से कहा है कि वो जवान को रिहा करने के लिए तैयार हैं। पुलिस जवान उनके दुश्मन नहीं है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार माओवादियों ने प्रेस नोट जारी कर कहा है कि बीजापुर हमले में सुरक्षा बलों के 24 जवानों की जान गई, 31 जवान घायल हुए, 1 जवान हमारी हिरासत में है। इस मुठभेड़ में पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के 4 जवानों की भी जान गई है। इस घटना पर हम सरकार से बातचीत को तैयार हैं। वो बातचीत के लिए मध्यस्थों के नामों की घोषणा कर दें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने साल 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 10.5% का अनुमान जताया है। इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार रहेगा।
जब तक ग्रोथ स्टेबल नहीं हो जाती है तब तक पॉलिसी रेट अकोमोडेटिव ही रहेगी। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी रात के कर्फ्यू की घोषणा की गई है। पंजाब सरकार ने कहा है कि रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक पाबंदियां रहेंगी। यह आदेश 3 अप्रैल तक लागू रहेगा। इसके अलावा राजनीतिक सभाओं पर भी पाबंदी लगाई गई है। हालांकि पंजाब के 12 जिलों में पहले से ही रात का कर्फ्यू लागू था और अब इसे बढ़ाकर पूरे राज्य में कर दिया गया है। यह फैसला तब लिया गया है जब पंजाब में हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन कम पड़ सकती है। राज्य सरकार ने कहा है कि उसके पास सिर्फ 3 दिन के लिए वैक्सीन बची है और इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में वैक्सीन की कमी हो जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि मुंबई जैसे शहरों ने खत्म हो रहे वैक्सीन के स्टॉक के बारे में आगाह किया है। टोपे ने यह भी कहा कि अब महाराष्ट्र के पास 14 लाख वैक्सीन के डोज बचे हैं, जिसका मतलब है ये 3 दिन का स्टॉक है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य को हर हफ्ते 40 लाख डोज चाहिए ताकि हर रोज 5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने नाइट कर्फ्यू को लेकर कहा है कि हमने इसको इसलिए लागू किया क्योंकि शहर के अलग अलग हिस्सों में रात में पार्टियां और सभाएं हो रही थी और अभी की स्थिति को देखते हुए एक व्यक्ति ही पूरी सभा में बाकी लोगों को कोरोना पॉजिटिव कर सकता है, इसलिए यह कदम उठाया गया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। ये लॉकडाउन 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक लागू रहेगा। इससे पहले शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में टोटल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था। बता दें, राज्य में मंगलवार को 9,921 नए मामले सामने आए थे। कोरोना संक्रमण के बेतहाशा बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा है, यदि कार अकेले चला रहे हैं तो भी मास्क जरूरी है। अदालत ने कार को एक सार्वजनिक जगह करार दिया और कहा कि मास्क उस व्यक्ति के लिए सुरक्षा कवच तो है ही जो उसे पहन रहा है, ये उसके आसपास के लोगों के लिए भी सुरक्षा कवच है। कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है। अदालत अकेले कार चलाते समय मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने के खिलाफ केस की सुनवाई कर रही थी। ब्रिटेन के मेडिकल रेगुलेटर ने कहा है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने के बाद जिन 30 लोगों के खून के थक्के जम गए थे, उनमें से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें, ब्रिटेन द्वारा वैक्सीन लगने के बाद मौतों की स्वीकार्यता कई यूरोपीय देशों द्वारा इस शिकायत करने के बाद आई है। इससे पहले यूरोप के कई देशों ने खून जमने की शिकायत के बाद एस्ट्राजेनेका पर रोक लगा दी थी। बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन के इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली पर किए गए ट्वीट का जवाब मोइन के पिता की ओर से आया है। मोइन के पिता मुनीर अली ने कहा है कि तस्लीमा के ट्वीट से उन्हें धक्का लगा है। उन्होंने कहा कि तस्लीमा ने जिस ट्वीट में अपनी सफाई दी है और कहा है कि वे कट्टरता के खिलाफ खड़ी हैं, अगर तस्लीमा खुद को शीशे में देखेंगी तो उन्हें पता चलेगा कि कट्टरता क्या है। मुनीर ने कहा, यह एक मुस्लिम शख्स के खिलाफ घृणित रूढ़िवादी बात है और पूरी तरह इस्लामोफोबिक बयान है। बता दें, तस्लीमा ने ट्वीट कर कहा था कि अगर मोइन अली क्रिकेट में नहीं आए होते तो वह सीरिया जाकर आईसिस में शामिल हो गए होते। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।